हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। आज दुनिया में ज्यादातर हर इंसान के दिमाग में बस एक सवाल हमेशा ही बना रहता है कि आखिर एलियंस और यूएफओ आते कहां से हैं। अकॉर्डिंग टू एलियन थ्योरिस्ट, उनका कहना है कि यूनिवर्स में मार्स प्लेनेट पर भी एक ह्यूमन टाइप फेस की एक बहुत बड़ी स्टेच्यू बनी हुई है जो धीरे धीरे अपना मूल रूप खो चुकी है। कहा जाता है कि हमारा सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है और हमारी अर्थ की जो सिविलाइजेशन है वो सिर्फ 12,000 साल ही पुरानी है। तो क्या कहना ये सही होगा कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है? अगर हमारे अलावा भी कोई अगर इस यूनिवर्स में है तो कहाँ है? और अगर वो किसी दूसरे प्लेनेट पर थे तो वो सामने क्यों नहीं आते? क्या हुआ होगा उनके साथ? ऐसे ही कई राज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नैंटिस, फ्रांस, अक्टूबर 3, 2011। इस दिन वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट यहाँ पर एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। डॉक्टर पेड्रो लासेडा, जो कि क्वींस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने इस मीटिंग के दौरान कई सारे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के फोटो दिखाए थे जिन्हें देखकर सारे मीटिंग के मेंबर्स शॉक हो गए थे। ये फोटो थी नेपच्यून ग्रह के पास की, जहाँ पर उन्होंने बताया कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमारे सन के पास मंडरा रहा था। जब इस ऑब्जेक्ट का गहन रिसर्च किया गया तो पेड्रो को ये पता चला कि ये ऑब्जेक्ट किसी इंजन की तरह क्लॉकवाइज घूम रहा था, जैसे कि किसी प्लेन के पंखे घूमते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जिस तरह से ये पूरा क्राफ्ट घूम रहा था उस तरह से इस टाइप के मोशन से क्राफ्ट को बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के जरिए डीप स्पेस के अंदर घूमा जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर डीप स्पेस में जाना हो तो ये टेक्निक ही काम में ली जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्या है और कहां से आए हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो ये कि वो किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो इतना तेजी से और बिना किसी के नजरों में आए हुए स्पेस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर लेते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट वाकई में कोई यूएफओ है तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जिससे ऐसे और भी कई यूएफओ हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हो, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी इंसानों के द्वारा बनाए गए क्राफ्ट वोयेजर 2 ने ही सबसे ज्यादा दूरी तय की है, जिसने अभी तक यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के कुछ फैक्ट्स नासा को भेजे हैं। ये क्राफ्ट 1980 के दशक में भेजा गया था और इस क्राफ्ट ने कई सारी इमेजेस को भी भेजा है। उस वक्त जो इमेज भेजी गई थी, उन इमेजेस को जब आज की टेक्नोलॉजी के द्वारा देखा गया तो वैज्ञानिकों को ये यकीन हुआ कि उन्होंने इन इमेजेस में कई सारी चीजें मिस कर दी हैं। 1 जुलाई 2013 इस दिन सेती इंस्टीट्यूट ने ये डिक्लेयर किया कि उन्होंने नेपच्यून प्लेनेट के पास एक नए मून को खोज निकाला है। इस मून का नाम रखा गया था S2004N1। ये सिर्फ 1.8 किलोमीटर जितना ही बड़ा था। जब इस मून के बारे में पता चला तो नासा के हब्बल टेलीस्कोप के जरिए और भी कई सारी इमेजेस इस मून की ली गई थी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इस मून पर मीटियोर की बारिश होने की वजह से ये मून एकदम खत्म हो गया था। और तो और हैरत की बात यह है कि देखते ही देखते वो मून वहाँ से गायब हो गया था। कहने का मतलब है कि इस मून पर जब इल्का पिंड की बारिश हुई तब वो वहाँ पर मौजूद था और कुछ दिनों के बाद वो वहाँ से गायब हो गया, जबकि वो मून अपनी पूरी शेप में था और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब भी हो गया था। जब इस मून की और पिक्चर को डीपली रिसर्च किया गया तो कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ तक दावा कर दिया कि वो कोई मून नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक बहुत बड़ा यूएफओ था। अगर देखें तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये बात तो हुई नेपच्यून की। अब हम बात करते हैं हमारी अर्थ और मार्स प्लेनेट के बारे में। 16 अगस्त 2012 इस दिन एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार्स के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये ऑब्जेक्ट मार्स की सरफेस पर बहुत नजदीक और बहुत तेजी से जा रहा था, लेकिन ये कोई यूएफओ नहीं था बल्कि नासा का क्यूरियोसिटी रोवर था, जिसे नासा ने ही भेजा था मार्स पर डीपली रिसर्च करने के लिए। इस रोवर को इसलिए वहाँ पर भेजा गया कि वो वहाँ पर जाके रिसर्च करे कि क्या वहाँ पर पहले कोई जीवन मौजूद था, अगर था तो अब क्यों नहीं है। वैसे आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि नासा ने मार्स पर पानी होने का सबूत खोज निकाला है और वो पानी आज भी मार्स की सरफेस पर डीप में मौजूद है। और कहा जाता है ना कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर जीवन होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जून 1976 इस दिन नासा के वाइकिंग 1 मार्स प्लेनेट के ऑर्बिट में एंटर हुआ। अगले ही दिन वाइकिंग 1 ने अपना लैंडर क्राफ्ट मार्स की सरफेस पर उतारा। ये पहली बार था जब कोई क्राफ्ट मार्स की सतह पर लैंड हुआ था। इस क्राफ्ट की एक बात बहुत अच्छी थी कि ये सरफेस की सॉइल को उसी टाइम में यूज में लेके रिसर्च शुरू कर देता और जो भी डाटा मिलता उसे कंट्रोल रूम भेज देता था। काफी रिसर्च करने के बाद कोई भी साइन नहीं मिला कि वहाँ पर कोई लाइफ मौजूद थी, लेकिन जब इस क्राफ्ट के द्वारा जमीन से ऊपर फ्लाइंग करते हुए प्लेनेट को देखा गया तो बात कुछ और ही थी। ये क्राफ्ट 5 दिन तक मार्स प्लेनेट के चारों तरफ उड़ता रहा और अपनी कई इमेजेस नासा को भेजता रहा। कई फोटोज इस क्राफ्ट ने कंट्रोल रूम को भेजी थी,
लेकिन इनमें से एक फोटो ने कंट्रोल रूम के होश उड़ा दिए थे। इस फोटोज को बाद में यूएफओ कम्युनिटी ने नाम दिया द फेस ऑन मार्स। ये फेस कोई छोटा नहीं बल्कि 2 माइल जितना बड़ा था। और इस बात पर भी आर्ग्यू किया जा सकता है क्योंकि इस फेस में आप आसानी से देख सकते हैं कि इस स्टेचू में 2 आंखें बनी हुई दिखाई दे रही है, नोज और माउथ भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। और तो और इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी इंसान के जैसे दिखने वाले जीव का ही फेस है। ये बात तो हुई इस फेस की, लेकिन जब इस क्राफ्ट के द्वारा कुछ और इमेजेस भेजी गई तो एक बार फिर से यूएफओ कम्युनिटी में इस बात पर आर्ग्यूमेंट होने लग गया कि क्या वाकई में मार्स पर कभी कोई जीवन मौजूद रहा होगा, क्योंकि इस बार जो इमेजेस भेजी गई थी वो सेम टू सेम हमारी अर्थ के पिरामिड के जैसी ही थी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अर्थ पर लाइफ मार्स से आए हुए किसी मीटियोर की वजह से ही पैदा हुई थी। और तो और ये उनका कहना भी है कि अगर ऐसा हुआ है तो वो मीटियोर अपने साथ कुछ न कुछ तो जरूर लाया होगा जिसके कुछ अंश आज भी ह्यूमंस में मौजूद है, खासकर इजिप्शियन किंग तूतनखामेन में। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे पिरामिड और मार्स प्लेनेट के बीच में कोई ना कोई जेनेटिकल लिंक जरूर मौजूद है, वरना जो पिरामिड अर्थ पर बने हुए हैं सेम टू सेम उसी फॉर्मेट पर मार्स में पिरामिड कैसे बने हुए हैं। ऐसे ही कई स्ट्रक्चर आज अर्थ पर कई जगह पाए गए हैं जिन्हें हम सिर्फ आसमान से ही देख सकते हैं, जैसे कि नाज़का लाइंस जो कि पेरू में बनी हुई है। सोचने वाली बात तो यह है कि ये लाइन आज से हजारों साल पहले बनाई गई थी और उस टाइम तो अर्थ पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी कि आसमान में उड़ के देखा जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया में पेरू ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूएफओ और एलियन से जुड़ी हुई कई न्यूज आज इंटरनेट पर हमें मिल जाएंगी। तो इसका मतलब कुछ तो जरूर होगा इस जगह पर, तभी इतनी सारी न्यूज आज पब्लिक के सामने आ रही है। अकॉर्डिंग टू सम यूएफओ थ्योरिस्ट कि मार्स प्लेनेट पर पहले अर्थ के जैसे थिक एटमॉस्फेयर और पानी भी रहा होगा। तो फिर क्या हुआ होगा जिसकी वजह से मार्स प्लेनेट एक डेड प्लेनेट बन गया? क्या वहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा या फिर इस प्लेनेट पर किसी दूसरी सिविलाइजेशन ने अटैक करके इसको बर्बाद कर दिया होगा और एज ए विक्ट्री साइन वो ह्यूमन फेस वहाँ पर बना दिया गया होगा, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी वहाँ पर आए तो उन्हें देखने को मिल सके कि यहाँ पर भी कभी कोई जीवन मौजूद रहा होगा। 25 अगस्त 2015 इस दिन नासा के क्यूरियोसिटी रोवर्स के द्वारा ली गई कई सारी इमेजेस को पब्लिक किया गया। इनमें से एक इमेज को रोवर के फ्रंट साइड हैजर्ड कैमरे से लिया गया था। इन पिक्चर्स को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे 2 यूएफओ मार्स सरफेस के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नासा का कहना है कि ये यूएफओ कोई यूएफओ नहीं बल्कि कोई फोटो का ग्लिच इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो यूएफओ जैसे क्राफ्ट बने हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यूएफओ कम्युनिटी ये दावा कर रही है कि वो यूएफओ ही हैं। अगर वो यूएफओ हैं तो क्यों नासा इस बात को छुपा रही है? आज तक ये सही तरीके से पता नहीं चल पाया। 1 दिसंबर 2012 इस दिन नासा के एक सैटेलाइट स्टीरियो ए ने सूरज की सरफेस से एनर्जी को बाहर निकलते हुए कैप्चर किया गया था, जो कि स्पेस में जा रही थी। कुछ दिनों के बाद जब ये न्यूज पब्लिक में आई तो एक यूएफओ एनालिस्ट ने इन फोटो को डीप रिसर्च किया। इस यूएफओ एनालिस्ट ने देखा कि एक रेक्टेंगल शेप की एनोमली दिखाई दे रही है, जो कि ठीक मरकरी प्लेनेट के पीछे दिखाई दे रही है। बाद में इस यूएफओलॉजिस्ट ने अपनी इस खोज को इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, तो कुछ ही देर के बाद ये न्यूज वायरल हो गई। यूएफओ और एलियंस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को और एक डिस्कवरी मिल गई थी, जिससे वो ये कह सके कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि कोई और सिविलाइजेशन भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इस न्यूज को लेकर नासा ने कहा कि यह रेक्टेंगल शेप कोई यूएफओ नहीं बल्कि सूरज से निकली हुई जायंट गैस ही थी, जिसकी शेप रेक्टेंगल बनी हुई थी। ये बात बताने के बाद नासा ने अपने स्टीरियो ए सैटेलाइट की इमेजेस को पब्लिक में रिलीज करना बंद कर दिया था और कहा कि ये सैटेलाइट अब इनकी पहुंच से बाहर हो गया है और इनका कोई भी कंट्रोल उस पर नहीं रहा। तो नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों इस यूएफओ की बात को ऐसे कवर किया गया और कवर करने के बाद इस सैटेलाइट की फीड को क्यों बंद कर दिया गया था? आज भी इस बात का पुख्ता जवाब पुख्ते तौर पर नहीं मिल पाया है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको प्लेनेट वीनस के बारे में। वैसे सभी लोग जानते हैं कि वीनस प्लेनेट हमारी अर्थ से 19 गुना ज्यादा गर्म है और वहाँ तेजाब की भी बारिश होती है। वीनस प्लेनेट रात को मून के बाद सबसे तेज चमकने वाला ऑब्जेक्ट है। 1965 से 1985 के बीच में सोवियत यूनियन ने अपने कई प्रोब इस प्लेनेट की सरफेस पर भेजे थे और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था द प्रोजेक्ट वेनेरा। इन सभी प्रोब से जो फुटेज और इमेज भेजी गई थी वो किसी नर्क से कम नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ वोल्केनो और सल्फ्यूरिक एसिड से भरे हुए बादल ही दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर जितने भी प्रोब भेजे गए थे वो कुछ घंटों के अंदर ही खत्म हो जाते थे, लेकिन खत्म होने से पहले वो कुछ न कुछ इमेज कंट्रोल रूम को भेज ही देते थे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वीनस प्लेनेट पहले ऐसा नहीं था जो कि आज दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पर भी पहले कोई सिविलाइजेशन रही होगी
अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीक माइथोलॉजी और रोमन माइथोलॉजी के अनुसार गॉडेस वीनस ने गॉड ऑफ वार पर अटैक किया था। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार गॉडेस वीनस जो कि प्लेनेट वीनस की रहने वाली थी, और रोमन माइथोलॉजी के अनुसार गॉड ऑफ वार मार्स के रहने वाले थे। वैसे गॉड ऑफ वार्स को एरिस का नाम भी दिया गया है। इन दोनों माइथोलॉजी के अनुसार गॉडेस वीनस के अटैक की वजह से प्लेनेट मार्स बर्बाद हो गया था, और मार्स के अटैक की वजह से प्लेनेट वीनस बर्बाद हो गया था। इन दोनों के वार के कारण दोनों प्लेनेट की सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। कुछ यूफोलॉजिस्ट के अनुसार वो दोनों प्लेनेट के लोग इन प्लेनेट्स को छोड़ के सोलर सिस्टम में कहीं और या किसी दूसरे सोलर सिस्टम में चले गए होंगे। ये बात अगर देखें तो लगती फिल्मी है, बट इसे ग्रीक माइथोलॉजी और रोमन माइथोलॉजी के अनुसार देखें तो ये बिल्कुल सही है। और तो और यमन देश के लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि उनके पूर्वज मार्स प्लेनेट से ही आए थे। तो दोस्तों ये कहना कितना सही है कितना गलत कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे अलावा भी कोई सिविलाइजेशन मौजूद है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे यूएफओ और एलियन से जुड़े कई राज हमारे सामने आते जा रहे हैं। पहले कहा जाता था कि मार्स पर कभी कोई जीवन नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ दिन पहले जब वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यहाँ पर पानी आज भी सरफेस के नीचे मौजूद है, तो अब वो भी कहने लग गए हैं कि शायद यहाँ पर कभी कोई जीवन मौजूद रहा होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे और नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।